हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आप लोग को कंपनी लॉ के लेक्चर्स करा रही थी। तो प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि प्रोस्पेक्टस क्या होता है। उसके दो पार्ट आए थे आप लोगों के। इसलिए फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि प्रोस्पेक्टस होता क्या है, किस तरह का उसका कंटेंट रहता है। और सेकंड पार्ट में हमने पढ़ा था कि जो स्थानापन्न प्रावरण होता है वो क्या रहेगा और किस तरह से वो मेन प्रोस्पेक्टस से डिफरेंट होता है, अलग होता है। आज की वीडियो में आपका नेक्स्ट चैप्टर रहेगा जो चैप्टर 6 है, जिसमें हम पढ़ेंगे शेयर्स के बारे में। शेयर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, किस तरह से उनको इशू किया जाता है, इसके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगेगी लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो शेयर होता क्या है, अंश क्या होता है। आपको ये पता है कि एक कंपनी को चलाने के लिए हमको पूंजी की आवश्यकता होती है, कैपिटल चाहिए होती है। क्योंकि जो कंपनी का पार्षद सीमा नियम बनता है वहां पर भी जो कॉजेज होते हैं, वाक्य होते हैं, उसमें आपका एक पूंजी वाक्य भी होता है। जैसे कि आप कैपिटल कॉस्ट कहते हैं, तो उसमें लिखा होता है कि कंपनी कितनी पूंजी से शुरू की जा रही है, कितनी पूंजी से लगा करके कंपनी को स्टार्ट किया जाएगा, प्रारंभ किया जाएगा। तो यहाँ पर पूंजी जो होती है कंपनी के लिए, एक तरह से भी कहते हैं कि बिजनेस में जो पूंजी है, जो वित्त होता है, फाइनेंस होता है, वो एक तरह से जीवन रत्न की तरह होता है, क्योंकि उसके बिना आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। तो कंपनी उस पूंजी को किस तरह से कलेक्ट करे, क्योंकि एक अकेले व्यक्ति के पास इतना धनराशि नहीं होती है कि वो कंपनी को शुरू कर सके। तो इसके लिए वो क्या करता है, अपनी कंपनी में जितनी भी टोटल वो पूंजी लगा रहा है, लगाना चाहता है, उसको वो कुछ छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है। तो एक टुकड़ा ही उसका क्या कहलाता है, वो हो जाता है उसका अंश। और उसका वो मूल्य निर्धारित कर देता है। जैसे 100 रुपए का, 1000 का, जितने का भी वो चाहेगा उतने का अंश वो निर्धारित कर देगा, उस अंश का मूल्य। तो इस तरह से जो कंपनी की पूंजी होती है उसका एक छोटा सा हिस्सा क्या कहलाता है, अंश कहलाता है, शेयर कहलाता है। तो आपकी समझ में आ गया होगा अंश क्या होता है। आइए देखिए, अब कंपनी अधिनियम में इसकी जो डिफिनेशन दे रखी है वो क्या है। कि कंपनी अधिनियम की धारा 2 और धारा 84 में अंश का अर्थ है कंपनी के अंश पूंजी में अंश से है, और इसमें इस स्कंद को भी शामिल किया जाता है। यानी कि जब भी हम बात अंश की करेंगे तो अंश के साथ साथ जो स्टॉक होता है हम उसको भी शामिल करते हैं। तो स्टॉक क्या होता है ये देख लेते हैं। स्टॉक रहेगा कि जो अंश होते हैं, आप आगे भी पढ़ेंगे या आपने पहले भी पढ़ रखा होगा कि जो अगर 100 रुपए का अंश है तो कंपनी पूरे 100 रुपए एक साथ नहीं मांगती। यानी कि एक साथ तो कंपनी 100 रुपए आपसे नहीं लेगी। अगर आप वहाँ उस कंपनी के अंशों को खरीदेंगे, वो क्या करेगी, ये पहले अगर जो एप्लीकेशन मनी होती है, आवेदन होता है, ये उसको पहले मैंने आपको समझा दिया प्रोस्पेक्टस वाले चैप्टर में कि एक आवेदन पत्र साथ में रहता है प्रोस्पेक्टस के। तो उसके साथ भी कुछ राशि अगर आप लेना चाहते हैं कंपनी का अंश, तो एप्लीकेशन मनी के तौर पर कुछ राशि आपको देनी पड़ती है। उसके बाद अलग से आवंटन के टाइम पर देंगे, फिर कंपनी कॉस्ट करती है, याचनाएं करती है, उस टाइम पर देना पड़ता है। तो अलग अलग जैसी कंपनी का आवश्यकता होती जाती है वो आपसे धनराशि बाकी की लेती जाती है। तो यहाँ पर जब कंपनी किसी भी अंश पर पूरे जितने, अगर सपोज कर लिए 100 रुपए का अंश है, तो 100 रुपए पूरे अगर जब कंपनी ने ले लिए, तो जैसे आपने 1000 अंश लिए हैं 100 रुपए वाले, तो वहां पर वो आपके 1000 अंशों को स्कंध में परिवर्तित कर सकती है, अगर आपने पर शेयर के अकॉर्डिंग 100 रुपए कंपनी को चुका दिए हैं। तो यहाँ पर जो अंश पूर्णतः होते हैं, पूर्णतः फुली पेड होते हैं, उन अंशों को कंपनी स्कंध में परिवर्तित कर देती है, स्टॉक में परिवर्तित कर देती है। तो अंश की डिफिनेशन में अंश और स्कंध दोनों को ही शामिल किया जाता है। इसको दूसरी तरह से कह सकते हैं कि जो अंश होता है उसका आशय क्या रहेगा, पूंजी में एक निश्चित रकम पर अधिकार प्राप्त करने से है। इसके द्वारा इसके ग्रहणकर्ता को कंपनी में अधिकार प्राप्त होते हैं और साथ ही उत्तरदायित्व भी उत्पन्न होते हैं कि आपने कंपनी के अंश लिए हैं तो आपको कुछ राइट्स मिल रहे हैं और साथ ही कुछ आपके लायबिलिटीज भी होती हैं, कुछ उत्तरदायित्व भी होते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपके अंश किस तरह के हैं, भी आगे हम पढ़ेंगे अंशों के प्रकार, वहां पर इसको समझेंगे। अब आ जाती है कि अंश की विशेषताएं क्या होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शेयर्स। तो अंशों की विशेषताओं की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, अंश हो या फिर ऋण पत्र हो, एक चल संपत्ति होते हैं जो कंपनी के अंतर्नियमों में दी हुई विधियों के अनुसार हस्तांतरित किया जा सकता है, यानी कि ट्रांसफरेबल होते हैं। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को उसको ट्रांसफर किया जा सकता है। तो वहाँ पर भी आपकी कुछ कंडीशंस रहती हैं कि किस तरह की कंपनी है, पब्लिक है, प्राइवेट है, तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग सिचुएशंस रहेंगी। लेकिन जो जनरली माना जाता है कि जो अंश होते हैं वो ट्रांसफरेबल होते हैं। फिर आ जाता है अंश पूंजी वाली कंपनी के प्रत्येक अंश के लिए एक क्रमांक निर्धारित किया जाता है, वह उसी क्रमांक से पहचाना जाता है, यानी कि एक सीरियल नंबर होता है। उस सीरियल नंबर से आप पहचानते हैं कि कौन सा अंश है, या इस सीरियल नंबर का अंश किस अंशधारक के पास, किस शेयर होल्डर के पास है।
एक सदस्य का उसके अंशों पर स्वामित्व प्रकट करने के लिए कंपनी द्वारा अपनी सामुद्रा के अंतर्गत एक प्रमाण पत्र निर्मित किया जाता है, जिसे अंश प्रमाण पत्र कहा जाता है। यानी कि आपको ये बताने के लिए, जैसे कि होता है आपको मार्कशीट तो मिलती है, साथ साथ एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, प्रमाण पत्र दिया जाता है। सेम वही चीज इसमें भी रहती है कि अंश जो आपने शेयर खरीदा है उस शेयर के साथ साथ एक शेयर का सर्टिफिकेट भी जारी किया जाता है, जिससे कि ये रहता है कि हाँ ये शेयर इस व्यक्ति का है, जिसने भी उसे खरीदा होगा उसका धारक जो उसका नाम होता है होल्डर का उस व्यक्ति का है। तो ये हो गए अंशों की विशेषताएं। और साथ ही प्रत्येक अंशधारी के अंशों की संख्या को कंपनी के सदस्य के रजिस्टर में लिखा जाता है। जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं, क्योंकि जो अंशधारी होते हैं वो कंपनी के सदस्य होते हैं, कंपनी के मेंबर्स होते हैं, तो उनका नाम जो होता है, जो कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर होता है, जो मेंबर्स का रजिस्टर रहेगा उसमें लिखा रहता है कि उन्होंने कितने अंश लिए हैं, शेयर नंबर क्या है, तो सारी इंफॉर्मेशन उसमें रहती है। तो ये हो गई अंशों की विशेषताएं। अब स्कंद की डिफिनेशन दे रखी है, तो स्कंद होता क्या है तो मैंने अभी आपको समझा ही दिया कि क्या होता है। एक डिफिनेशन के तौर पर इसे देख लेते हैं कि स्कंद का आशय चुकता अंशों की इकट्ठी राशि से है, जिसे बाद में किसी भी राशि के छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जा सकता है। इन्हें कितने भी रुपए की रकमों के आधार पर बेचा जा सकता है, जैसे 10,000, 20,000 के स्कंद इत्यादि। यानी कि क्या कहने का मतलब है कि इसमें ये रहता है कि जो आपके पूर्वत, जैसे मैंने बताया फुली पेड अप होते हैं, उनको आप स्कंद में स्टॉक में परिवर्तित करा सकते हैं। बाद में जब भी आप चाहें उस स्टॉक को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जा सकता है, और साथ ही उसको सेल करना चाहें, अगर आप बेचना चाहें, ट्रांसफर करना चाहें तो भी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो स्कंद होते हैं कंपनी की पूंजी की तरह ही, कंपनी की पूंजी का एक भाग ही होते हैं अंश की तरह। लेकिन इसमें क्या रहता है कि इसका प्रति स्कंद कोई अंकित मूल्य नहीं होता। इसका किसी, जैसे अंश है, अंश का 10 रुपए का अंश है, 100 रुपए का अंश है, एक अंकित मूल्य है, लेकिन इसका कोई भी अंकित मूल्य नहीं रहता है। तो ये हो जाता है स्कंद या स्टॉक क्या रहेगा। एक बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है स्कंद और अंश में अंतर, डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टॉक एंड शेयर्स। तो एक बार इसे देख लेते हैं, शॉर्ट में क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। पहला जो अंतर का आधार है वो हो जाएगा अंकित मूल्य। अंश का स्पष्ट रूप से एक अंकित मूल्य होता है, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि उसका एक अंकित मूल्य होता है, जैसे 10 रुपए का है, 100 रुपए का है। लेकिन जो स्कंद होते हैं उसका कोई भी अंकित मूल्य नहीं रहेगा, बल्कि जो अंश पूंजी का समेकित मूल्य होता है, कंसोलिडेटेड वैल्यू होती है, वही मानी जाएगी स्कंद की भी वैल्यू। जैसे कि अगर 10 रुपए के 1,000 अंश हैं, तो अगर उसे हम स्टॉक में चेंज कर रहे हैं तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, 10 रुपए के 1,000 अंश के हिसाब से कितना टोटल आएगा, 10,000 आएगा। तो इस कंद की वैल्यू भी आपकी 10,000 हो जाएगी। फिर आ जाएगा हस्तांतरण, कि जब कभी अंश का हस्तांतरण करना होता है तो पूरा अंश ही हस्तांतरित किया जाता है, उसका कोई भाग हस्तांतरित नहीं होता है। यानी कि 100 रुपए का अंश है तो पूरा 100 रुपए का अंश ही आप ट्रांसफर करेंगे। लेकिन अगर हम बात स्कंद की करते हैं तो स्कंद को छोटे छोटे टुकड़ों में आप बांट करके उसको हस्तांतरित कर सकते हैं। क्रमांक की बात करें तो अंश का एक पृथक सीरियल नंबर होता है, जैसे कि अभी हमने विशेषताओं में पढ़ा था। लेकिन जो स्कंद होता है, स्टॉक का कोई भी सीरियल नंबर नहीं होगा। निर्गमन पर प्रतिबंध, कोई भी कंपनी प्रारंभ में स्कंद का निर्माण नहीं कर सकती है, पहले उसे अंशों का ही निर्माण करना होता है, उसके बाद वो स्कंद का निर्माण कर पाएगी। फिर आता है पूर्वत होना, एक अंश का पूर्ण रूप से चुकता होना आवश्यक नहीं होता, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि कंपनी क्या करती है, जैसे जैसे उसकी आवश्यकता होती जाएगी वैसे वैसे वो अंश का जितना भी चाहेगी उतना भाग मांग सकती है। 100 रुपए का अंश है, कुछ आवेदन पर लेगी, कुछ आवंटन पर लेगी, उसके बाद वो याचनाएं रखेगी, प्रथम याचना, द्वितीय याचना, तृतीय याचना, जैसे भी उसको सुविधा रहेगी, जैसी भी उसकी आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर क्या रहता है कि अंश का पूर्वत होना जरूरी नहीं है। पूर्वत से मतलब फुली पेड अप, लेकिन जो स्कंद होता है उसका फुली पेड अप होना जरूरी रहेगा, तभी उसको आप स्कंद में चेंज ही करा पाएंगे। उन्हीं अंशों को ही आप स्कंद में परिवर्तित कर सकते हैं जो कि पूर्वदत्त होते हैं, फुली पेड अप होते हैं। नेक्स्ट है राशि की एकता, कि एक वर्ग के सभी अंशों का मूल्य जो होता है एक सा ही होता है। लेकिन जब आप स्कंद के टुकड़े करते हैं तो जरूरी नहीं है कि सारे टुकड़ों का जो मूल्य होगा वो बराबर ही होगा, अलग अलग भी हो सकता है। सदस्य होना, जो अंशधारी होता है वो कंपनी का सदस्य होता है, लेकिन जो स्टॉकधारी है, स्टॉक होल्डर है, वो कंपनी का सदस्य नहीं होता है। लेकिन इसके संबंध में साथ में एक बात ये कही गई है कि अगर पार्षद अंतर नियम जो होते हैं उसमें ऐसी कोई व्यवस्था दे रखी है तो उसको भी कंपनी का सदस्य माना जा सकता है। फिर आएगा लोकप्रियता, अंश ज्यादा लोकप्रिय हैं, ज्यादा लोग उस पर कंफर्टेबल रहते हैं कि आसानी से उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन जो स्कंद होता है वो इतना लोकप्रिय नहीं है। निर्गमन व अधिकार की बात करें तो कंपनी अधिनियम की व्यवस्थाओं के अधीन पार्षद सीमा नियम के आधार पर कंपनी को अंशों के निर्माण का अधिकार है, परंतु अंशों को स्कंद परिवर्तन करने का अधिकार कंपनी को पार्षद अधिनियम की व्यवस्थाओं में प्राप्त है। यानी निर्गमन की बात जो दे रखी है पार्षद सीमा नियम में दे रखी है,
लेकिन उसको स्कंध में जब परिवर्तन करने की बात है तो उसके लिए जो रूल्स रेगुलेशन है वो पार्षद अंतर्नियम में दे रखे होते हैं। तो ये डिफरेंस है, अच्छे से समझ लीजिएगा और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर में भी काफी आया हुआ क्वेश्चन है ये, तो देख लीजिएगा। अब आते हैं इसमें अंशों के प्रकार पर। टाइप्स ऑफ शेयर्स क्या होते हैं? तो अंशों के अगर प्रकार, जैसे आपको भी पता ही होगा, मेनली दो तरह के होते हैं। एक हो जाते हैं आपके पूर्वाधिकार अंश, दूसरे हो जाते हैं समता अंश। पूर्वाधिकार अंश भी कई तरह के रहते हैं। एक हो जाते हैं असंचयी नॉन कम्युलेटिव, ये संचयी आ जाएंगे कम्युलेटिव, परिवर्तनीय हो जाएंगे कन्वर्टेबल, अपरिवर्तनीय नॉन कन्वर्टेबल, मोचनीय यानी कि शोधनीय रिडमेबल, भागयुक्त यानी पार्टिसिपेटिंग, अभागयुक्त यानी कि नॉन पार्टिसिपेटिंग। और अगर साधारण अंश की या समता अंश की बात करें हम, तो मताधिकार के साथ या फिर लाभांश के बारे में विशेष अधिकार के साथ। तो ये दो तरह के होते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि पूर्वाधिकार अंश होता क्या है या समता अंश क्या होता है और कितने तरह का होगा, इसको डिटेल में समझते हैं। तो पूर्वाधिकार अंश की हम बात करें, अधिमानी अंश भी इसे कहा जाता है। जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, तो नाम से ही क्लियर है एक चीज को, पूर्वाधिकार यानी कि इन्हें किसी तरह का कोई पहले अधिकार मिलता है बाकियों से, इसलिए इनको पूर्वाधिकार कहा गया है। तो इसमें किस चीज का अधिकार मिलता है? लाभांश संबंधी पात्रता मिलती है और पूंजी की वापसी के संबंध में, यानी कि जब भी डिविडेंड दिया जा रहा होगा, जैसे कि हमको पता है शेयर्स पर डिविडेंड दिया जाता है और जो डिबेंचर्स होते हैं उस पर इंटरेस्ट दिया जाता है, ब्याज दिया जाता है। तो जब भी डिविडेंड दिया जाता है तो पहले इनको डिविडेंड दिया जाएगा, लाभांश इनको पहले दिया जाता है। साथ ही कितनी दर से दिया जाएगा उसकी रेट और परसेंटेज साथ में लगी रहती है। जो प्रेफरेंस आप पढ़ते होंगे 8% प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, 10%, साथ में उसकी दर लगी रहती है कि इस दर से समता अंशधारियों से पहले इनको डिविडेंड दिया जाता है। और साथ ही जब भी कभी भी कंपनी का विघटन होगा, कंपनी समाप्त होगी, तो जो पूंजी को बांटा जाएगा यानी कि जो पूंजी लौटाई जाएगी वो पहले पूर्वाधिकार अंशधारियों को दी जाएगी समता अंशधारियों से। तो यहाँ पर इनको दो तरह के पूर्वाधिकार मिल रहे होते हैं, इसलिए इसको पूर्वाधिकार अंश या फिर अधिमानी अंश कहते हैं। और साथ ही इस तरह भी इसको पूर्वाधिकारी माना जाता है कि जो अतिरिक्त लाभ हो रहा है, यानी कि जब लाभांश देने के बाद भी अगर लाभ कुछ बच रहा है तो उसमें से भी इनको कुछ ना कुछ लाभ दिया जा सकता है। और अधिक में भाग इस तरह से रहेगा कि जब भी कंपनी का समापन होगा, अगर वहां पर भी पूंजी शेष बच रही है तो वहां पर भी इनको कुछ हिस्सा दिया जाता है। अब देख लेते हैं कि इनके प्रकार किस तरह के होते हैं। तो साधारण अथवा असंचयी पूर्वाधिकार अंश यानी कि सिंपल और नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, इसका मतलब ये रहता है क्योंकि पहले तो हमें एक क्लियर चीज पता है कि किस दर से इनको लाभांश दिया जाना है, और लाभांश जो होता है अगर उस वर्ष नहीं दिया जा सका है, किसी वजह से नहीं कंपनी उनको वितरित कर पाई है, तो उनको नेक्स्ट ईयर उस लाभांश को नहीं दिया जाएगा, यानी कि संचित नहीं होता है। अगर उस वर्ष लाभ हुआ है, उसमें से जो लाभांश उनको मिलना था, अगर वो नहीं मिल पाया है या इतना लाभ ही नहीं हुआ है कि उनको लाभांश दिया जा सकता, तो वहां पर उनका लाभांश वो समाप्त हो जाता है। अगले साल उसका या नेक्स्ट ईयर उसको लेने का कोई भी उनको अधिकार नहीं होता। संचयी अधिमानी अंश यानी कि कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, तो इसमें रहता है कि अगर किसी वर्ष उनको लाभांश नहीं मिल पाया है तो उस लाभांश वो संचित हो जाता है, अगले वर्ष के लाभों में से उनको वो लाभांश मिल जाता है, तो वो हो जाते हैं संचयी लाभांश। फिर आ जाता है परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश यानी कि कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। इसमें रहता है कि कुछ इस तरह के पूर्वाधिकार अंशधारी होते हैं कि उनको यह अधिकार दिया जाता है कि जब वो चाहें अंशों को निश्चित समय के अंदर या फिर किसी निश्चित तिथि तक साधारण अंशों में परिवर्तित करवा सकते हैं, तो उन्हें परिवर्तनीय अधिमानी अंश कहा जाता है। फिर आ जाएगा अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश। इसमें रहता है कि वो कभी भी अपने अंशों को साधारण अंशों में परिवर्तित नहीं करवा सकते। फिर आ जाता है मोचनीय पूर्वाधिकार अंश, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। इसमें रहता है कि कुछ समय सीमा दे रखी होती है, उस समय सीमा के बाद जो उनका पूर्वाधिकार अंश है उसको शोधन किया जा सकता है या रिडीमेबल होते हैं, लेकिन ये टाइम लिमिट या ये अवधि जो होती है वो 20 वर्ष से अधिक की नहीं हो सकती, यानी कि जो मोचनीय अधिमानी अंश होते हैं उनकी रकम 20 वर्ष के अंदर अंदर वापस करनी होती है, उसके बाद नहीं। फिर आ जाता है भागयुक्त पूर्वाधिकार अंश, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। इसमें रहता है कि इन अंशों पर निर्धारित दर से लाभांश मिलने के बाद अगर कंपनी को कोई अतिरिक्त लाभ होता है, कोई अतिरिक्त प्रॉफिट हो रहा है, तो उसमें भी इनको हिस्सा दिया जाता है, इसीलिए इसे भागयुक्त पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। अभागयुक्त यानी कि इसके जस्ट अपोजिट हो जाएंगे कि जितना उनको लाभांश मिलना है सिर्फ वही मिलेगा, अगर कोई अतिरिक्त लाभ हुआ है उसमें कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। तो इस तरह से आपके पूर्वाधिकार अंश जो होते हैं उसके 7 तरह के प्रकार होते हैं, 7 टाइप्स के होते हैं। अब आ जाता है समता अंश या फिर साधारण अंश यानी कि इक्विटी शेयर्स। तो सिंपल सी बात कही जाती है कि वो अंश जो पूर्वाधिकार नहीं होते हैं वो समता अंश या फिर साधारण अंश कहलाते हैं।
इन पर भी क्या रहता है कि इनको भी लाभांश दिया जाता है, लेकिन इनकी लाभांश की दर जो होती है पहले से डिसाइडेड नहीं होती है। और इनको लाभांश कब दिया जाता है? पहले अधिकांशधारी जो होते हैं उनको दे दिया जाता है, उसके बाद जो विभाजन योग्य लाभ बचता है उसमें से इनको भी लाभांश दिया जाता है और उसकी दर जो होती है कंपनी की साधारण सभा में वो डिसाइड की जाती है। और एक चीज इसमें और आती है कि साधारण अंशधारियों के मताधिकार, वोटिंग राइट्स ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो जो अंशों द्वारा सीमित कंपनी के साधारण अंशधारी होते हैं उन्हें कंपनी के प्रत्येक संकल्प पर वोट देने का अधिकार होता है और मतगणना पर उसके वोट देने के अधिकार उसके अंशों पर चुकता पूंजी के अनुपात में होते हैं कि जितना चुकता पूंजी यानी कि जितनी वो पेड कर चुका है कैपिटल को उसी के अनुपातिक रूप में उसको वोट देने का अधिकार भी मिलता है। यदि किसी साधारण अंशधारी ने अपने अंशों पर ना मांगी गई योजनाओं को भी चुका दिया है तो इस अतिरिक्त राशि पर उसे अतिरिक्त वोट देने का अधिकार नहीं होगा। यानी कि 100 रुपए का अंश है, कंपनी ने से 60 रुपए ही मांगे थे, 40 रुपए नहीं मांगे थे, लेकिन वो 40 रुपीज भी उस अंशधारी ने पेड कर दिए हैं, चुका दिए हैं एडवांस में ही। लेकिन वहां पर उसे एडवांस राशि पर किसी भी तरह का कोई भी अतिरिक्त वोट देने का अधिकार नहीं मिलेगा। तो ये हो जाता है समतांश। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि अंशों का आवंटन क्या होता है, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स क्या होता है। तो ये तो हमने समझ लिया कि जो हमारा प्रोस्पेक्टस होता है उस प्रोस्पेक्टस में जनता को आमंत्रित कर रहे होते हैं अपने अंशों को लेने के लिए। उसी के साथ एक आवेदन पत्र होता है जो एप्लीकेशन होती है एक तरह की कि जो व्यक्ति या जो जनता में से लेना चाहता है अंशों को उस एप्लीकेशन फॉर्म के जरिए उस एप्लीकेशन मनी साथ में होती है, इतनी एप्लीकेशन मनी उसे देनी है। उसके बाद वो कंपनी से रिक्वेस्ट कर सकता है कि वो अपने अंशों को लेना चाह रहा है। उसके बाद कंपनी क्या करती है उतने अंशों को उसको आवंटित करती है, उसको अलॉट करती है। तो जब अलॉट करती है तो वहां पर भी कुछ जो भी कंपनी उचित समझती है उस अमाउंट को उस अंशधारी से वसूलती है या फिर लेती है, तो वही कहलाता है जो व्यक्ति। तो इस तरह से कह सकते हैं कि संचालकों द्वारा अंशों को खरीदने के लिए आवेदन पत्र देने वालों को अंश जारी करना ही आवंटन कहलाता है, अलॉटमेंट कहलाता है। इस तरह से भी कह सकते हैं कि आवंटन से तात्पर्य क्या होता है, कंपनी द्वारा अंशों को लेने के लिए किए गए प्रस्ताव की स्वीकृति होती है। एक तरह से कि हाँ कंपनी स्वीकृति दे रही है, एक्सेप्टेंस दे रही है आपको कि वो अपने जितने अंश की डिमांड करी थी या आवेदन दिया था उतने अंश आपको वो अलॉट कर रही है। आवंटन के नियम क्या होते हैं कि आवंटन अधिकृत व्यक्तियों द्वारा ही किया जाता है। कभी कभी आवंटन का काम संचालकों की विशेष सहमति की सबूत भी होता है। अंशधारियों और कंपनी के बीच एक अनुबंध होता है कि अंश लेने का प्रस्ताव करती है और कंपनी उसे स्वीकार कर रही है, तो एक तरह से क्या हो रहा है उनके बीच में अनुबंध हो रहा है। आवेदक को सूचना प्रेषित करना यानी कि जो भी व्यक्ति ने आवेदन किया है उसको इन्फॉर्म करती है कंपनी कि हाँ वो उनको अलॉट करने के लिए तैयार है जो अंशों है उनको। शर्तों के अनुसार आवंटन की कुछ शर्तें भी निर्धारित करती हैं और वो शर्तें क्या रहती हैं ये आवेदन पत्र में ही लिखी हुई रहती हैं कि क्या शर्तें कंपनी ने निर्धारित करी हैं अंशों को देने के लिए। जब कंपनी नई पूंजी विद्यमान अंशधारियों को निवृत्त करने का प्रस्ताव करती है तो अंशधारियों द्वारा इस प्रस्ताव की स्वीकृति देने पर ही अनुबंध पूरा होता है। तो ये सारी क्या हो जाती हैं, वो शर्तें हो जाती हैं जो जिनके आधार पर आवंटन का काम किया जाता है। कुछ ऐसे भी नियम रहते हैं जहां पर अंशों को आवंटन को अनियमित माना जाता है। एक बार इसको भी देख लेते हैं, भी काफी इंपॉर्टेंट है। न्यूनतम अभिदान की राशि, मिनिमम सब्सक्रिप्शन प्राप्त न होने पर आवंटन। कोई भी कंपनी अपनी अंश पूंजी का आवंटन तब तक नहीं कर सकती है जब तक कि उसको मिनिमम सब्सक्रिप्शन यानी कि न्यूनतम अभिदान राशि 30 दिन के अंदर ना प्राप्त हो जाए। 30 दिन के अंदर प्राप्त होने के बाद ही वो कंपनी अपने अंशों को आवंटित कर सकती है। न्यूनतम अभिदान की राशि क्या होनी चाहिए ये उसके प्रोस्पेक्टस में दिया होता है। वैसे तो भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड यानी कि जो सेबी है उसके निर्देशों में या उसकी गाइडलाइंस में न्यूनतम अभिदान जो होता है वो निर्मित पूंजी का कम से कम 90% होता है। जितने भी शेयर्स वो इशू करना चाह रही है कम से कम उसे 90% उसका सब्सक्रिप्शन मनी मिल गई है। आवेदन पत्र के साथ जो मनी आती है वो उसको उतनी 90% मिल गई है, उसके बाद ही वो आवंटित कर सकती है अंशों को। फिर रहता है न्यूनतम अभिदान की राशि नकदी में प्राप्त होना कि जो भी राशि है वो कैश में ही मिलनी चाहिए। अंकित मूल्य का कम से कम 5% आवेदन पे लेना। जो आवेदन राशि ली जाती है, एप्लीकेशन मनी ली जाती है, जो अंकित मूल्य होता है उसके 5% से कम नहीं होनी चाहिए। उससे अबव रख सकती है लेकिन मिनिमम 5% से ज्यादा होनी चाहिए। जैसे कि 100 रुपए का कोई अंश है तो 100 रुपए का 5% कितना होगा, हो जाएगा 5 रुपए। तो कम से कम एप्लीकेशन मनी जो है वो 5 रुपए से कम नहीं रखी जानी चाहिए। आवेदन से प्राप्त राशि अनुसूचित बैंकों में जमा करना कि जो भी एप्लीकेशन मनी आती है उसे अनुसूचित बैंक जो शेड्यूल बैंक होते हैं उनमें जमा कराया जाता है। विवरण निर्गमन के 30 दिन के अंदर न्यूनतम अभिदान की राशि प्राप्त होना। ये पहले मैंने बता दिया कि 30 दिन के अंदर कम से कम प्राप्त हो जानी चाहिए तभी अंशों को अलॉट किया जा सकता है।
और अगर ऐसा नहीं होता है तो जितने भी एप्लीकेशन मनी आई होती है उनके अंशधारियों को 15 दिन के अंदर उस राशि को वापस लौटाया जाना आवश्यक होता है, जरूरी होता है। अगर किसी तरह का कोई डिले हो रहा है, कोई विलंब हो रहा है, तो वहां पर 15% की दर से कंपनी उनको ब्याज भी देती है या ब्याज देने की उत्तरदायी हो सकती है। तो ये वो कंडीशंस हो जाती हैं कि जब जब जहां पर अंशों का जो आवंटन किया जाएगा उसे नियमित नहीं माना जाएगा या सही नहीं माना जाता। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि जो स्वेट समता अंश होते हैं वो क्या रहते हैं। आपसे शॉर्ट में पूछ सकता है कि स्वेट साधारण अंश या फिर स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर जो श्रेष्ठ साधारण अंश होते हैं उनसे तात्पर्य हो जाता है कि जो कंपनी नकदी के अतिरिक्त यानी कैश के अलावा किसी प्रतिफल के तौर पर जब अंशों को निर्मित करती है या अंशों को देती है कर्मचारियों को या फिर संचालकों को, तब वो अंश क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं स्वेट समता अंश या फिर स्वेट इक्विटी शेयर्स कहलाते हैं। तो ये किस लिए हो सकता है, ये अंश उन्हें तकनीकी जानकारी या फिर बौद्धिक संपत्ति अधिकार के लिए उपलब्ध कराने के लिए, मूल्य परिवर्धन के लिए, इन सब चीजों के लिए आवंटित किए जा सकते हैं। इसका मतलब ये हो जाता है कि जो भी उन्होंने काम कंपनी के लिए किया है उसके बदले में, उसके प्रतिफल के तौर पर, उसके रिम्यूनरेशन के तौर पर कंपनी उनको इन अंशों को दे सकती है। फिर आ जाता है कर्मचारी स्तन विकल्प योजना, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शंस प्लान, RESOP। शॉर्ट में ESOP भी पूछ सकता है कि ESOP क्या है, तो फुल फॉर्म इसकी क्या हो जाएगी, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शनल प्लान। क्या होता है, तो इसकी डिफिनेशन जो दे रखी है वो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 उपधारा 37 में दे रखी है। इसमें बताया गया है कि कभी कभी कंपनी जो होती है अपने कर्मचारियों को भविष्य में पूर्व निर्धारित मूल्यों पर अंश खरीदने का एक विकल्प देती है कि वो चाहें तो कंपनी के अंशों को खरीद सकते हैं। तो वही हो जाता है कर्मचारी स्तन विकल्प योजना। ये पूरी तरह से उनके लिए ऐच्छिक होती है, कोई कंपल्सरी नहीं है कि वो खरीदें, उनकी मर्जी पर है, वो चाहे तो उसे खरीद सकते हैं। इससे ये रहता है कि उनको भी कंपनी में एक तरह से भाग लेने का एक मौका मिलता है, कंपनी का सदस्य बनने का एक मौका मिलता है, कंपनी के जो भी संचालन है, कंपनी किस तरह से चलाई जा रही है, उन सब बातों की, सब चीजों की जानकारी मिलती है। तो एक विकल्प के तौर पर कंपनी के द्वारा ये भी अपने कर्मचारियों को दिया जा सकता है। और इसके लिए एक समय सीमा, टाइम लिमिट डिसाइड करी गई है कि अंशों का जो लेन देन होगा वो 1 वर्ष तक ही होगा। 1 वर्ष से ज्यादा के लिए इनको नहीं चलाया जाएगा, इसको जो भी विकल्प होता है इसको बंद कर दिया जाता है। फिर देख लेते हैं कि आवंटन पत्र क्या होता है। जब हम आवंटन कर रहे हैं, आवंटित कर रहे हैं अंशों को, तो उसके लिए एक आवंटन पत्र यानी कि लेटर ऑफ अलॉटमेंट दिया जाता है। यानी कि एक तरह से समझ लीजिए कि जब संचालक जो होते हैं आवंटन संबंधी प्रस्ताव स्वीकार करने के बाद आवेदक जो होते हैं उसको एक पत्र देते हैं जिसमें कि कुछ आपका विवरण रहता है। क्या रहेगा, आवेदन पत्र का संदर्भ, आवेदन किए गए अंशों की संख्या होगी, आवंटित अंशों की संख्या, आवंटन की राशि, इस राशि के भुगतान किए जाने की तिथि या प्रार्थना की अंशधारी इस आवंटन के संबंध में और आवश्यक राशि कंपनी के बैंक में जमा कर दी। संचालकों द्वारा निर्मित किए हुए इसी पत्र को आवंटन पत्र कहते हैं। तो इस तरह से हो जाता है लेटर ऑफ अलॉटमेंट। तो आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि अधिकार निर्गमन क्या होता है, राइट्स क्या होता है। इसके सेकंड पार्ट जो आएगा उसमें हम इससे आगे की चैप्टर में जो चीजें दे रखी है उसको पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।